Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सीटेट के लिए यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं आपकी। सीटेट का यह प्रैक्टिस सेट हो जाता है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। यहाँ पे हम आपके साथ हिंदी पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस तरीके के आपके हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, आपको बताना है। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इनमें बताना है कि कौन सा जो पठन है वह शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 1 आता है कि पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना होता है। ऑप्शन 2 होता है कि शब्दों, वाक्यांशों, भाषाओं के नमूनों का अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन 3 आता है कि पाठ्य सामग्री को पढ़ाते समय अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन 4 आता है कि पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना। तो यहाँ पे बताना है कि पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा इसमें उद्देश्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है कि जो पाठ्य सामग्री होती है, पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को क्या करना, डिकोड करना, यह पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, आपको बताना है कि जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर क्या होती है, समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं, यह बात आपसे यहाँ पे पूछी है कि जब शिक्षार्थी होते हैं और पहली बार विद्यालय आते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा की क्या होती है, भरपूर समझ होती है। तो अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों को मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे वह कर सकती हैं। तो ऑप्शन बनाता है कि अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करें और फिर शिक्षार्थी को अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करने दें। ऑप्शन 2 आता है कि अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन 3 आता है कि अध्यापक बच्चों को उनका जो इस्तेमाल है करने की अनुमति दें, उनकी जो भाषा होती है, बोली होती है, उसका इस्तेमाल करने की अनुमति दें और वह स्वयं को सामान्य भाषा वह क्या कर सकती हैं, बोल सकती हैं। ऑप्शन 4 आता है कि अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है। शिक्षार्थी अंततः लक्ष्य भाषा सीख लेंगे। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है कि बच्चे की जो घर की भाषा होती है उसको उसी में बोलने दिया जाना चाहिए। ठीक, और बच्चे क्या हैं, वह स्वयं से भाषा जो है वह बाद में सीख लेते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। बाकी आपके यहाँ पे सभी गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है, आपको बताना है। आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से आपके यहाँ पे बनते हैं और यह जो मैं आपको करा रही हूँ वह सभी आपके ऑनलाइन आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके चलना है। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप लाइक नहीं करते हैं, हमें डिमोटिवेट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको बताना है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? तो ऑप्शन 1 आता है कि किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और उसके बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। ऑप्शन 2 आता है कि किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना। ऑप्शन 3 आता है कि माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना। ऑप्शन 4 आता है कि विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बताना है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद
क्या हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है कि किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में क्या अनेक भाषाओं को जोड़ते हुए जाना, यही आपकी क्या कहलाती है? बहुभाषावाद कहलाती है। कि विद्यालय शिक्षा में मातृभाषा को पहले आरंभ करना और बाद में जो अन्य भाषाएं हैं उनको जोड़ते हुए चले जाना, यही आपका मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि भाषांतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? तो भाषांतरण की बात की गई है, इससे क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन बनाता है कि भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण करना। ऑप्शन 2 आता है कि किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का क्या करना, प्रयोग करना। ऑप्शन 3 आता है कि कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का क्या करना, इस्तेमाल करना। ऑप्शन 4 आता है कि सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना। तो भाषांतरण से क्या तात्पर्य हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाता है कि कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का क्या करना, इस्तेमाल करना, यही बात आपकी भाषांतरण कहलाती है। इतना ध्यान रखना है, बाकी आपके सभी यहाँ पे गलत हो जाते हैं। कि जो कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का क्या करना, इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, आपको बताना है कि किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य हो जाता है? तो शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों के द्वारा क्या करना, विकसित सामग्री। ऑप्शन 2 आता है कि मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा की सहज रूप से क्या हो, उपयुक्त हो। ऑप्शन 3 आता है कि भाषा में अधिकार रखने वालों के द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री। ऑप्शन 4 आता है कि पाठ्य पुस्तक के लेखकों के द्वारा दूसरी भाषा से क्या करना, अनुवाद करना। तो किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। यह मूलतः एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से क्या है, प्रयुक्त होती है, यही आपकी क्या कहलाती है, प्रामाणिकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, बाकी आपके यहाँ पे सभी गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ जाता है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हों और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। इसे क्या कहा जाता है? इसको हम क्या कहते हैं? आगे उपसर्ग पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके, इनको हम क्या कहते हैं? तो शब्द जाल कहते हैं, विन्यास कहते हैं, या थीम विषयक शब्द संपदा कहते हैं, या शब्द समूह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होता है, इसको हम कहते हैं विन्यास। क्या कहते हैं? विन्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, आपको बताना है कि बोली से क्या तात्पर्य है? तो बोली से तात्पर्य बताना है, क्या हो जाता है? ऑप्शन बनाता है कि किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता होती है बोली। ऑप्शन 2 आता है किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा होती है। ऑप्शन यहाँ पे 3 आता है कि किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता होती है, या फिर सत्ताधारी लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा होती है। तो बोली बतानी है आपको, बोली से क्या तात्पर्य हो जाता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होता है। बोली क्या होती है? किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता आपकी बोली कहलाती है। बाकी आपके सभी यहाँ पे गलत हो जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा? तो यह आपका वर्णनात्मक लेखन हो जाता है। लेखन का प्रक्रिया उपागम
उपागम होता है, लेखन का उत्पाद उपागम होता है, या फिर स्थानात्मक लेखन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाता है कि लेखन प्रक्रिया का उपागम यह समझने का क्या देता है? अवसर देता है। भिन्न चरणों को लिखने के विभिन्न चरणों को क्या देता है? यह समझने का अवसर देता है। लेखन का प्रक्रिया उपागम ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, आपको बताना है कि व्याकरण सीखने से क्या आशय हो जाता है? तो व्याकरण सीखने का क्या आशय है? तो ऑप्शन 1 आता है कि व्याकरण के नियम सीखना होता है। ऑप्शन 2 आता है कि सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उनका प्रयोग कर सकना। ऑप्शन 3 आता है कि अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, या फिर ऑप्शन 4 आता है कि किसी भी भाषा को लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताना है कि व्याकरण सीखने से क्या आशय हो जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यह व्याकरण सीखने का आशय हो जाता है। बाकी आपके सभी यहाँ पे गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आपको बताना है कि त्रुटियों से क्या अभिप्राय हो जाता है। तो त्रुटियों से क्या अभिप्राय है कि त्रुटियां सीखने का क्या है? संकेतक हैं। त्रुटियां भाषा अधिगम को क्या करती हैं? बाधित करती हैं। त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए, या त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। तो त्रुटियों से क्या अभिप्राय हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपको बताना है। तो त्रुटियों से क्या अभिप्राय है, इसकी मैं बात करूं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। त्रुटियां क्या होती हैं? सीखने का संकेतक होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, यहाँ तक मैंने आपको पेडागोजी के टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं। आपको इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ करके चलना है। मैंने पेडागोजी क्वेश्चंस की कई क्लासेस करा दी हैं, आप लिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। आप सभी क्लासेस को देखिए। मैंने आपको यहाँ पे जो मैथ की पेडागोजी है उसको भी मैं करा रही हूँ। हिंदी की पेडागोजी यह चल ही रही है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे CDP और मैं यहाँ पे आपको और यहाँ पे EBS की जो पेडागोजी है, इन सभी को मैं आपको करा रही हूँ। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से यहाँ पे समझ करके चलिएगा। मैंने आपको, अगर आप UP टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको UP टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि आपके 10 ईयर्स के हैं, 2011 से लेकर 2021 तक के, उन सभी को मैंने आपको करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको सभी को अच्छे से कीजिए और अपनी तैयारी को आप बेहतर बनाइए। चाहे आप UP टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CTET की तैयारी कर रहे हैं। CTET की मैं बात करूं तो जो आपके ऑनलाइन परीक्षा में आए हुए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको मैंने करा दिया है, तो उनको भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।